शुक्रवार को एक और सुप्रीम कोर्ट में चर्चा थी कि देश में समान नागरिक संहिता आखिर लागू क्यों नहीं की जा रही। जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध की पीठ ने ये चर्चा कर 3 तलाक के फैसले के बाद देश में फिर से हलचल मचा दी थी कि इतने में ही आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदी दिवस पर एक भाषा एक देश का ट्वीट कर सियासत को नया रंग दे दिया। शनिवार को शाह ने ट्वीट कर कहा कि देश को एकजुट करने का काम अगर कोई भाषा कर सकती है तो वो हिंदी है। हिंदी दिवस के मौके पर उन्होंने राष्ट्र को शुभकामनाएं दी और कहा कि भारत कई भाषाओं का देश है और हर किसी का अपना महत्व है, लेकिन पूरे देश में एक भाषा का होना बेहद जरूरी है जो दुनिया में उसकी पहचान बने। उन्होंने रोजमर्रा के कामों में हिंदी भाषा का प्रयोग बढ़ाने के लिए आग्रह किया। अनेक भाषाएं, अनेक बोलियां कई लोगों को लगता है देश के लिए बोझ है। मुझे लगता है अनेक भाषाएं, अनेक बोलियां हमारी देश की सबसे बड़ी ताकत है, इस देश की सबसे बड़ी ताकत। परंतु जरूरत है कि देश की एक भाषा हो जिसके कारण विदेशी भाषाओं को जगह न मिले और देश की एक भाषा हो। इसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हमारे पुरखों ने, हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने राजभाषा की कल्पना की थी और राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया था। हालांकि शाह के इस आग्रह के बाद हिंदी को लेकर सियासत भी तेज हो गई। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी और DMK प्रमुख M.K. स्टालिन ने गृह मंत्री अमित शाह के हिंदी को लेकर दिए गए बयान का विरोध किया है। स्टालिन ने कहा कि शाह को अपना बयान वापस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदी को देश के एक भाषा बनाने से एकता पर फर्क पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 29 हर भारतीय को अपनी अलग अलग भाषा और संस्कृति का अधिकार देता है। कि हिंदी को बल देना, हिंदी को प्रचारित करना, हिंदी को प्रसारित करना, हिंदी को संशोधित करना, इसके व्याकरण का शुद्धिकरण करना, इसके साहित्य को एक नए युग के अंदर ले जाना, चाहे वो गद्य हो या पद्य हो, ये सारी हमारे दायित्व है और ये राष्ट्रीय दायित्व है। शाह के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी भी खामोश कहां रहने वाले थे। ओवैसी ने कहा कि भारत हिंदी, हिंदू, हिंदुत्व से भी बड़ा है। साथ ही TMC चीफ और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस पर ट्वीट कर प्रतिक्रिया जताई है। उन्होंने हिंदी में लिखते हुए हिंदी दिवस पर बधाई दी और कहा कि हमें सभी भाषाओं और संस्कृतियों का समान रूप से सम्मान करना चाहिए। हिंदी देश की 22 अनुसूचित भाषाओं में से एक है। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हालांकि हिंदी को पूर्ण रूप से स्वीकार करने में अभी भी दक्षिण के कई राज्य आपत्ति जताते रहे हैं। कई राज्य में तो सालों से हिंदी विरोधी आंदोलन भी जारी है। हालांकि देश की वैचारिक शून्यता अब खत्म हो रही है। अब अपने घर की चारदीवारी की ही तरह देश की सीमा सुरक्षा के प्रति लोग जागरूक हैं। देश के गृह मंत्री ने भी शायद इसीलिए ये मौका चुना। हिंदी दिवस भी था तो हिंदी को देश को एकजुट करने वाली भाषा कह ही दिया। खैर, ये सियासत है जो कभी राम पर तो कभी गाय पर और कभी भाषा पर छिड़ ही जाती है। मैं स्वागत है आपका, मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर में आपने हमारा मजमून देखा। एक बार फिर, जैसे मैंने कई बार कहता हूं कि हमारे यहाँ पे मुद्दे तैयार रहते हैं। आप कभी भी कोई मुद्दा देखिए, दिन का इंतजार होता है और लपकने में कोई वक्त नहीं लगता। अब बात शुरुआत हुई अमित शाह के मॉर्निंग के ट्वीट के साथ। अमित शाह ने कहा जी हिंदी दिवस की सभी को शुभकामनाएं और भारत की पहचान हिंदी के रूप में बने तो सभी को हिंदी बोलना चाहिए। फिर कहा था, ट्रोल हो गए अमित शाह और एक एक करके कुछ पॉलिटिशियन ने, कुछ लोगों ने इसका विरोध जताना शुरू कर दिया। हम आपको बता दें कि हिंदी का विरोध दक्षिण भारत राज्यों में 1937 से चला आ रहा है। जब चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य मद्रास प्रांत के सुप्रीमो हुआ करते थे, उस वक्त यह बात आई कि हिंदी को एक सूत्र में पिरोने के लिए बोलना चाहिए। बड़ा आंदोलन हुआ, आंदोलन हिंसक रूप ले लिया। कहा जाता है कि उसमें काफी लोग मारे गए। उसके बाद में 1967 में फिर यह चर्चा आई कि क्यों ना देश में हिंदी को एक रूपता में पिरोई जाए। लेकिन धीरे धीरे इसका विरोध होता रहा, कई लोग लागू करते रहे। फिर यह कहा गया कि जब उत्तर भारत के लोगों को दक्षिण में जाने में रास्ते अपने आप मिल जाते हैं, दक्षिण के लोग जब उत्तर में आते हैं उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती, तो नया प्रयोग क्यों किया जाए। अब ये जिनसे बाहर निकला अमित शाह के ट्वीट के साथ और
हिंदी दिवस पर जब वो दिल्ली में एक कार्यक्रम में बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि हिंदी ज्यादा से ज्यादा बोली जानी चाहिए ताकि देश की इस मातृभाषा की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बन सके, एक मान्यता मिल सके। तो चलिए हम इसी को लेकर के चर्चा करेंगे, आखिर विरोध क्यों। तो हमारे साथ भाजपा से इस वक्त शील दबाई जी हैं, उपेंद्र सिंह राजपुरोहित समीक्षक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बभर सिंह शेखावत जी हमारे साथ सीपीएम नेता हैं। मैं आपके पास आना चाहूंगा उपेंद्र जी एक बार, और जानना चाहता हूं कि हिंदी को लेकर के कई बार विरोध होता है, लेकिन अमित शाह के इसको वक्तव्य को इतना प्रतिपक्ष में उबाल आया, आपको लगता है कि नई बात नहीं है, नया कुछ कहा नहीं उन्होंने, लेकिन एक विरोध ज्यादा हो गया इसका? बिल्कुल योगेंद्र जी, अमित शाह ने जो बयान दिया है वो अपने आप में एक, देखिए ऐसे बयान पहले भी आते रहे हैं, चाहे आपने जैसे अभी बताया श्री राजगोपालाचारी जी थे, या समय समय पर देश के शीर्ष नेतृत्व द्वारा इस पर बात की गई है, लेकिन इस वक्त जो सरकार भारत के अंदर काम कर रही है वो अपने आप में एक सशक्त सरकार के रूप में फैसला ले रही है, इसलिए विरोध होना स्वाभाविक है कि कहीं हिंदी अनिवार्य रूप से लागू न कर दी जाए। देखिए किसी भी देश का विकास एक भाषा के साथ निश्चित रूप से उत्तरोत्तर होता है, लेकिन इसका मायने ये नहीं कि हम क्षेत्रीय भाषाओं को बिल्कुल दरकिनार कर दें। भारतीय सभ्यता और संस्कृति का विकास क्षेत्रीय भाषाओं के तले हुआ है। चाहे हम भारत के किसी भी क्षेत्र में जाएं, वहां की अपनी एक भाषा है, उसकी एक शैली है, और वहां का विकास, वहां का इतिहास, वहां का साहित्य अपने आप में एक विशेषता लिए हुए हैं। इसलिए हमें हिंदी का विकास करने के साथ साथ में क्षेत्रीय भाषाओं के लिए भी कहीं न कहीं एक निरंतरता रहनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हिंदी के प्रचार प्रसार में क्षेत्रीय भाषाओं को हम दरकिनार कर दें। भारतीय सभ्यता और संस्कृति का विकास भविष्य में यदि हमें और करना है तो क्षेत्रीय भाषाओं पर फोकस रखना नितांत आवश्यक है, क्योंकि क्षेत्रीय भाषाओं के अंदर बहुत सी ऐसी ऐतिहासिक बातें, घटनाएं छिपी हुई है जिन पर आज भी रिसर्च होता रहता है और उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बभर सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा, विपक्ष इस बात को लेकर के विरोध कर रहा है कि वर्षों से जो परंपरा चली आ रही है हमारे यहाँ पे, अलग अलग संस्कृति, अनेक विभिन्नता में एकता, यह हिंदुस्तान की है विशेषता। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं हैं, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान एक है और एक यूनिटी की तरह है। बंगाल में बंगाल का अपना एक कल्चर है, वहां की भाषा है, साउथ में, उड़ीसा में, सभी जगह अलग अलग है। लेकिन हिंदी को लेकर के अगर अमित शाह का बयान आया भी कि हमें हिंदी को और बढ़ाना चाहिए, मातृभाषा हमारी मदर टंग है, तो इसमें आपत्ति क्या है? नहीं, देखो क्या है कि ये हर साल जो भी सरकार रहती है ना, हिंदी दिवस पे वो यही भाषण देती है, कोई नया कुछ नहीं है इसमें। अमित शाह ने जो कुछ कहा है, ये 1932 में महात्मा गांधी ने भी कहा था कि भारत में एक ऐसी भाषा विकसित करनी चाहिए मजदूर वर्ग को भी, कि अगर वो उत्तर से दक्षिण में जाए तो उसको बात समझ में आए आपस में। उन्होंने उस समय भी ये बात उठाई थी, आजादी के पहले भी उठाई हुई। महात्मा गांधी की लिखी पुस्तक को आप पढ़ेंगे तो उन्होंने लिखा था एक ऐसी भाषा देश में बननी चाहिए जिसको सब समझ सकें। लेकिन अब आप यहां देखते हैं कि आज राजस्थान को ही आप देख लीजिए, राजस्थानी भाषा को 8वें अनुच्छेद में अभी तक नहीं जोड़ा गया। सरकार ने भी 3 दिन पहले ही उसकी सिफारिश भी की है। ऐसे ही राजस्थान में भी अनेकों भाषाएं हैं, हर 50 किलोमीटर पे यहाँ की भाषा बदल जाती है। तो आप किसी पे थोपने का प्रयास करेंगे तो विरोध होगा। आप उनको प्रोत्साहन के रूप में कहेंगे, आप उनको जो है मोटिवेट करेंगे। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, केरल के अंदर अगर कोई बच्चा वहां का हिंदी सीखता है और कोई कर्मचारी अगर वहां हिंदी में काम करता है तो एक विशेष इंक्रीमेंट वहां की सरकार उसको देती है कर्मचारी को। यह इसलिए दिया जाता है कि हिंदी को प्रमोट किया जाए। लेकिन आप देखो, राजस्थान की हाई कोर्ट है, जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट है, उनमें तो सब अंग्रेजी में काम हो रहा है, आज भी अंग्रेजी भाषा की तरह से। वहां तो बहस भी अंग्रेजी में ही होती है। जिसका मुकदमा है वो अगर हाईकोर्ट में जाए तो उसका वकील क्या बोल रहा है उसके मुकदमे में, उस मजदूर को या उस आम आदमी को यह पता नहीं होता कि मेरी पैरवी कर रहा है कि मेरा विरोध कर रहा है, उसको नहीं पता लगता है। तो सबसे पहले जो हिंदी भाषी क्षेत्र है जहां हिंदी की कोई विरोध नहीं है, वहां तो इसको पूरी तरह से सरकारों को लागू करना चाहिए। आप देखिए, आज भी याद है कि हाईकोर्ट में स्टेनो ही नहीं है हिंदी का कोई, वह पूरा काम ही अंग्रेजियत में होता है। और आज भी माई लॉर्ड, जैसे भगवान जैसे अंग्रेजों को माई लॉर्ड बोलते ना, वैसे आज भी माई लॉर्ड क्या है,
जज आप अमेरिका में जाके देखिए, कोई माय लॉर्ड नहीं बोलता, माय फ्रेंड बोलते हैं। वहां जज को भी माय फ्रेंड के रूप में कहा जाता है। वो जज भी जो आम आदमी से बात करता है कि फ्रेंड्स बोलिए क्या बात है आपको। तो आपके हिसाब से क्या लगता है आपको कि पहले तो हमें आज भी मानसिकता से बाहर निकलना उस मानसिक अंग्रेजी मानसिकता की जो गुलामी जहां बनी हुई है ना, और जहां अभी अंग्रेजी को हमने महत्वपूर्ण मान रहा है। आज जो लोग नेता भाषण देते हैं ना हिंदी को अपना, जो उनके बच्चे सब अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वैसा विदेशों में जाके वो हिंदुस्तान के अंदर पढ़ना ही नहीं चाहते। तो गुजरात में पढ़ रहे थे। मैं अमित शाह के नहीं, मैं भाजपा के क्यों नाम लूं, क्यों विवाद का विषय बनाना चाहूंगा नहीं, कोई भी आज के दिन हिंदी भाषा को लेके है। लेकिन ये जो भाषण देते हैं ना, प्रैक्टिकल वो खुद ही लागू नहीं करते उस पर। आज जो है अंग्रेजी में ही ऑर्डर निकलते हैं, भाजपा के भी बहुत ऑर्डर अंग्रेजी में निकलते हैं, वो हिंदी में खुद ही नहीं निकालते। उनके अपॉइंटमेंट जो साउथ में हिंदी में जाएगा ना, उनके नेता को भी समझ में आएगा कि ये क्या बोल रहे हैं। तो ये हिंदी दिवस में एक फॉर्मल भाषा है। और ओबीसी वगैरह जो बोल रहे थे तो लोकल, आज हमारे राजस्थान में भी आप देखोगे, जोधपुर जाओ अलग भाषा है, यहाँ शेखावाटी जाओ अलग भाषा है, हाडोती में चले जाओ अलग भाषा है, अलवर इलाके में चले जाओ अलग भाषा है, हरियाणा में जाएंगे एक अलग टंग है। तो ये क्या है, आप थोप नहीं सकते किसी पे, क्योंकि ये मातृभाषा पैदाइशी और हजारों लाखों सालों से चल रही है देश, जब से हमारा ये पैदा हुए, जब से लोग, क्योंकि कबीलाई प्रथाओं के रूप में हमारी सभ्यता आगे बढ़ी है कबीलाओं से। तो एक कबीले की अपनी भाषा होती थी, वो चलती। आज नागालैंड में जाएंगे एक अलग भाषा, ना हिंदी ना अंग्रेजी ना और कुछ, वो अपनी भाषा है खुद की। तो जबरदस्ती ना थोपे। हमारा कहना है कि हिंदी को डेवलप, जैसे केरल सरकार कर रही है डेवलप करने के लिए, वो विशेष इंक्रीमेंट देती है अपने कर्मचारियों को सीखने के लिए, ऐसे प्रोत्साहन दीजिए। धीरे 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 करके एक राष्ट्रीय भाषा बन सकती है, ऐसा कोई नहीं है। और बनने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारे को तो यही है कि जबरदस्ती आप थोपोगे तो विद्रोह होगा। जैसे साउथ में एक समय हिंदी को लेकर बहुत ज्यादा विद्रोह था, वहां पर मैंने एक दो बार हिंदी में बात करने की कोशिश की, तो आउटर लैंग्वेज समझता ही नहीं है। मैं चेन्नई वगैरह गया तो मैंने फिर लोकल साथी को कहा वहां के, वो उसने उसको लोकल भाषा में समझाया, तब बोलता वो सामने ही है। जबकि मैं उस जगह के पास था, मैं उससे पूछ रहा हूं कि कहां पर है, अंग्रेजी में पूछा तो भी नहीं बताएगा वो तो लोकल भाषा में पूछे तो बताएगा। तो ये एक वहां की जो स्थिति है ना, उसको कैसे धीरे 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 करके हम सुधार सकते हैं। जबरदस्ती फोर्सफुली तो एकदम से नहीं हम छेड़ेंगे ना, तो तमिलनाडु में तो बहुत बड़ी आग लग जाती है। अब आप देखिए जो आसाम का मामला है ना, एनआरसी, ये एनआरसी संकट वो नहीं है, ये दो भाषाओं का झगड़ा चल रहा है शुरू से, और उसी को लेकर विवाद बढ़ा था, बांग्ला भाषा और असमी भाषा को लेके। ये विवाद ही उसी का है, यहाँ कोई धर्म का झगड़ा नहीं है वहां पे। चलिए एनआरसी को नहीं छेड़ेंगे ज्यादा, नहीं वो छेड़ने की क्या, बहुत लंबी भाषा ही झगड़ा है, वो केवल वो भाषा ही झगड़ा जाएंगे। शील भाई जी इसको ज्यादा लपक लेंगे फिर एनआरसी को। शील जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। अमित शाह ने जो कहा उसको लेकर के प्रतिपक्ष की आपत्ति है कि इस देश में कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे चल रही है वैसे चलने देना चाहिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं होती है। लेकिन उनका ये कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें जो मान्यता मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाई। आज इतनी संख्या में लोग हिंदी भाषी हैं, हिंदी में बोलते हैं, हमारी मातृभाषा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाई। ये तो उनका अपना एक हिंदी प्रेम है। लेकिन प्रतिपक्ष की आपत्ति यह है कि देश में बेवजह बीजेपी जानबूझ करके एक विवाद खड़ा करती है ताकि लोगों का मूल चीजों से ध्यान डाइवर्ट हो। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी जो जनता से जुड़े हुए या देश से जुड़े हुए या देश अखंड भारत को एक करने वाली बात करती है, चाहे वो धारा 370 हो या पीओका का मामला हो या कोई भी हो, तो विपक्ष तो इसको कहना चाहिए एक दूसरे रूप में ही लेता है। अब अमित शाह जी ने अगर ये कह दिया कि हिंदी भाषा एक हमारी राष्ट्रीय भाषा है, ये सभी को आनी चाहिए, तो इसमें मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें बुराई क्या है। हिंदुस्तान की खूबसूरती जो है उसमें ये भी है कि हमारे यहाँ पर हर 24 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है, वहाँ का साहित्य बदल जाता है, वहाँ का रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, ये सब बदल जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर एक कोने से कोई व्यक्ति दूसरे कोने में जाता है तो जो भाषा की जो परेशानी आती है, अगर एक राष्ट्र की एक भाषा होती है और जो हिंदी, जो सबसे मैं समझती हूँ सबसे पढ़ने लिखने में बोलने में सर्वाधिक सरल भाषा अगर कोई है तो वो हिंदी है। और मैं समझती हूँ इसका तो कहना चाहिए कि विश्व ने भी माना है कि अगर कोई लैंग्वेज है सबसे इजीली जो आज भी सबसे ज्यादा लोकप्रिय हो रही है वो हिंदी है, तो हिंदी को तो प्रमोट किया ही जाना चाहिए। अमित शाह जी ने या भारतीय जनता पार्टी ने ये कतई नहीं कहा कि आप अपनी क्षेत्रीय भाषा को भूल जाइए, अपनी लोकल भाषा को भूल जाइए या इंग्लिश को भूल जाइए या संस्कृत को भूल जाइए। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि हिंदी भाषा ऐसी है जो सर्वमान्य भाषा हो सकती है और ये देश की भाषा हो सकती है, और इस भाषा से पूरा जो अखंड भारत है
एक हो सकता है। और जिस तरह से विदेश में इसको सीखने का प्रयास कर रहे हैं, अगर ये मैसेज जाता है विश्व में, अगर हमारी भाषा अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में भी जानी जाती है, तो ये तो हमारे लिए गर्व की बात है। और जहां तक मैं समझती हूँ कि जिस तरह से ये जो क्षेत्रवाद की जो बात होती है, जिसमें भाषावाद भी एक है, एक मतलब शुरू से ही जो विपक्षी पार्टियां हैं या जो वहां की लोकल पार्टियां हैं, लोगों के दिल में बसाती हैं कि हम महाराष्ट्रियन है तो हम महाराष्ट्रियन ही बोलेंगे, इसके अलावा किसी और भाषा में बात नहीं करेंगे। अगर बिहार में चले गए तो आप बिहारी बोलेंगे, इसके बात नहीं बोलेंगे। जैसे आप बता रहे कि उनकी भाषा में ही बात करो, तो ये कौन सी लॉजिक हुआ? तो ये तो हमें अपनी पुरानी बात जी, उनकी भी हठधर्मिता नहीं है। जैसे ऑटो वाले की कह रहे हैं, वो इतना ही पढ़ा लिखा है कि उसने दूसरी भाषा को कभी सीखा ही नहीं है, तो मदर टंग उसकी वही है। हाँ। समझ गए वो बिल्कुल। अभी गुजरात में जाओ, गुजराती बोलता है आदमी, तो ये राजस्थान में राजस्थानी बोलता है, गुजरात वालों की समझ में आता है। गुजराती तो फिर भी, क्योंकि देखिए गुजरात का पार्ट हमारे यहाँ से डूंगरपुर, कुछ पार्ट उदयपुर, बांसवाड़ा डूंगरपुर से मिला है, फिर आप चले जाइए जालोर, सिरोही, ये गुजराती थोड़ी समझते हैं वो लोग, वहां से जो टच में लोग हैं, क्योंकि वहां का जो गुजराती है, वापी, सूरत और उधर की जो बेल्ट है वो थोड़ी मराठी टच में आ जाता है उनका, क्योंकि महाराष्ट्र से आना जाना व्यापार रहता है, उनका व्यापार भी है, उनका आना जाना है, नौकरी तो करने राज्य की सीमा बदल सकती है। लेकिन आज हमारे भैरोड है अलवर के पास में, वो हरियाणा की भाषा बोलता है, बिल्कुल भाषा, उनका रहन सहन, वो मैरिज वगैरह भी उसी तरह से करते हैं कि भाई नजदीक में हमारी यही पड़ता है। झुंझुनू का जो बॉर्डर लगता है हरियाणा से, वो बॉर्डर सारा हरियाणा भाषा बोलता है ज्यादा, वो क्योंकि उधर की मदर आती है ना, तो बच्चा वही सीखता है जो माँ बोलती है। सबसे बड़ी बात ये भाषा में, हरियाणा की माँ आएगी, उसकी हरियाणा से शादी करके आते हैं ना, उत्तर प्रदेश, आगरा, मथुरा वाला जो बेल्ट है वो उनको ज्यादा सहूलियत पड़ती है, थोड़ा बहुत समझ जाते हैं, वहां तक ठीक है। लेकिन अब यहाँ का कोई साउथ में चला जाए तो कितनी प्रॉब्लम आती है। नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूंगा आपको कि अब साउथ के लोग भी थोड़ा थोड़ा हिंदी बोलने लगे हैं। मैं घूमता रहता हूँ हिंदुस्तान में, पहले तो बहुत बड़ी तकलीफ होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे वो कुछ हिंदी सब समझने लगे। बावर सिंह जी, अमित शाह जो बात कर रहे हैं, इसमें चाहे एमके स्टालिन हो जो डीएमके के प्रमुख है, ममता बनर्जी हो, या दूसरे ओवैसी हो, या दूसरे और विपक्ष के नेता हो, ये थोपना क्यों कह रहे हैं? देखिए, आपने एक बात स्वीकार की कि हिंदी दिवस है, हर बार इसी तरह से अगर आज कोई कांग्रेस के प्रधानमंत्री होते या पार्टी, वो भी ये बोलते हैं। आप गहलोत जी ने भी बोला है राजस्थान में कि हिंदी एक ऐसी भाषा जिससे विकास किया जा सकता है, उन्होंने विरोध नहीं किया कोई, उन्होंने कहा हिंदी एक ऐसी भाषा। लेकिन मैं एक बात बताऊं ना, नहीं, लेकिन विपक्ष के कुछ नेता, क्या ये माना जाना चाहिए, ये बीजेपी के नेताओं का कहना है कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी कुछ बोलते हैं तो उनको तो केवल विरोध करना, क्या विपक्ष का ये धर्म हो गया कि केवल बस? नहीं, ऐसा कोई नहीं है, गलत चीज है, उसके लिए विरोध करना चाहिए। लेकिन भारत में मैं आपको बताऊं ना कि अभी भी आप साउथ में इनमें जाएंगे, आसाम में जाएंगे, वो नहीं चाहते कि हमारी भाषा में कोई हस्तक्षेप करे। वहां पर पहले धीरे धीरे सरकार को क्या करना पड़ेगा, ऐच्छिक विषय में बच्चों से डालना पड़ेगा इसको। जैसे हमारे यहाँ संस्कृत में हम ऐच्छिक डालते हैं, ऐच्छिक पढ़ते हैं संस्कृत, हमारे यहाँ कई जगह अंग्रेजी को ऐच्छिक किया गया है, इंग्लिश से शुरू, तो ये उसको ऐच्छिक करना चाहिए, जबरदस्ती नहीं थोपे, और उसके लिए मोटिवेशन करना चाहिए कि आप हिंदी भाषा में काम करेंगे तो इसलिए जो है आपको इसका प्रोत्साहन मिलेगा, नौकरियों में विशेष आपको दर्जा दिया जाएगा। लेकिन क्या हो रहा है हकीकत में कि बात हिंदी दिवस पे तो भाषण होता है, लेकिन बाद में उस पर काम नहीं होता कोई भी। आज मैं कहता हूं राजस्थान हिंदी का जानकार है, तो यहां तो हाई कोर्ट में, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में सब हिंदी में काम होना चाहिए। आज पड़ोसी हरियाणा है, यूपी है, मध्य प्रदेश है, जो ज्यादातर हिंदी भाषी क्षेत्र है, जहां एक्चुअल हिंदी का कोई विरोध नहीं होता है, तो वहां पर आपको सारा काम हिंदी में कर देना चाहिए। आज हमारी भाषा भी आधी उर्दू है, कोर्ट में आप जाएंगे ना तो वो हिंदी भी नहीं है, कोर्ट में उर्दू भाषा लिखी जाती है। आज भी आप तो पढ़ ही नहीं पाएंगे, वो जो लिखेगा ना, प्रोसीडिंग लिखता ना रीडर, वो रीडिंग हर एक को समझ में नहीं आएगी। वो आज भी उर्दू तरीके पे लिखी जा रही है, वो चली आ रही है आजादी से पहले की, तो रीडर आज भी चाहे पढ़ा लिखा हिंदी में आता है चाहे अंग्रेजी में आता है, वो उसी भाषा में लिखता है। आऊंगा आपके पास में, मैं राजपुरोहित साहब के पास में जाना चाहूंगा। राजपुरोहित साहब, कुछ लोगों ने, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत भारी भरकम ट्वीट किया है। आज हो सकता है कुछ लोग सरदार पटेल से नाराजगी जताते हो, अगर हो सकता है कोई तबका हो, कोटल बिहारी वाजपेयी से रख सकते हैं, लेकिन उनकी जयंती है, आप उनके सम्मान में दो शब्द कह ही सकते हैं, तो इसमें आपत्ति क्या है? इसी तरह से अगर हिंदी को लेकर के अमित शाह ने सुबह में ट्वीट किया, गुड मॉर्निंग की जगह उन्होंने कहा कि हिंदी दिवस है, सभी को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक कार्यक्रम में जब वो दिल्ली में चले गए तो वहां कहा कि अब वक्त आ गया है कि हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो मान्यता मिलनी चाहिए जिसके हम हकदार हैं और सभी को बोलना चाहिए। ये
बस ये बोलते ही चारों तरफ से उनके खिलाफ ट्वीट शुरू हो गए, कुछ आम जनता ने भी किए, कुछ नेताओं ने भी किए। चलिए, आम जनता को तो जो लगता होगा कि मोदी सरकार इस मामले में माहिर है कि अपने एजेंडे को एक बार शो करने के बाद में उसको लागू कर सकती है, लेकिन पॉलिटिशियंस, चाहे वो ओवैसी हो, चाहे ममता बनर्जी हो या फिर स्टालिन हो, ऐसा तो नहीं है कि उन्हें इस बात का एहसास कराना है कि हमारे यहाँ जो चीजों का विरोध पहले से हो रखा है, अगर आज हम इसकी मुखालफत नहीं करेंगे तो कल हमारा जवाब देना भारी पड़ेगा। इसे पॉलिटिकल एजेंडे की तरह देखना चाहिए। देखिए योगेंद्र जी, इसके अंदर पॉलिटिकल एजेंडा भी है, लेकिन जहां तक मुझे जो दिख रहा है और जो मैं आज तक देखता आया हूं भाषा के विवाद को लेकर के, कहीं न कहीं क्षेत्रीय पार्टियां, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और कांग्रेस ने हमेशा हिंदी के बढ़ावे के लिए शुरुआत से प्रयास किए हैं, और आज जिस स्तर पर हिंदी भारत के अंदर बोली जा रही है उसमें कहीं न कहीं कांग्रेस की मंशा रही है और उसी का परिणाम है। और ये अच्छी बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार इस सिलसिले को आगे बढ़ा रही है। तो कांग्रेस पार्टी तो जहां तक अशोक जी ने भी इसका समर्थन किया, मतलब समर्थन न करके एक बहुत अच्छा बयान दिया कि अंग्रेजी से ही विकास संभव नहीं है, हिंदी से भी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो कहीं न कहीं अशोक गहलोत ने राजस्थान के अंदर हिंदी दिवस के अवसर पर अब कांग्रेस के द्वारा हिंदी के लिए किए गए प्रयासों को और आगे धक्का दिया है, और अमित शाह ने भी उसका समर्थन किया है कांग्रेस के एजेंडे का। तो यहाँ मैं धन्यवाद दूंगा। कांग्रेस के एजेंडे का समर्थन किया कि अपने विचार मैं इसको शील दवाई जी, बिल्कुल एजेंडा तो कांग्रेस का चल रहा है, वो एजेंडा कांग्रेस का ही है। देखिए मैं यहाँ पर सरकार का एजेंडा देश का ही होता है। दावाई जी, आप देश का एजेंडा मान लीजिए, देश का एजेंडा वही है जो आज से 70 साल पहले शुरू हुआ था। बिल्कुल तो निश्चित तौर पर उस एजेंडा को उन्होंने आगे बढ़ाया है। और मैं बीच में ही भी जोड़ूंगा कि जो भी बहुत सारे सैटेलाइट को लेकर के डेवलपमेंट हुए हैं वो भी बीजेपी कांग्रेस के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। मैं धन्यवाद दूंगा भारतीय जनता पार्टी को कि कांग्रेस के 70 सालों में किए गए प्रयासों को आगे बढ़ा रही है, बजट दे रही है, इसके लिए धन्यवाद की पात्र है भारतीय जनता पार्टी, और बहुत अच्छी सोच है उनकी। नहीं, आप तो बता रहे हो सोच अच्छी है, लेकिन 70 साल में नहीं हुआ वो मोदी जी कर रहे हैं अभी। आप ऐसे कैसे कह रहे हैं कि इसे आगे बढ़ा रहे हैं? 70 साल में हमने बाराखड़ी सीखी, अब ये हिंदी सेंटेंस सिखा रहे हैं। ऐसा देश में अगर कुछ नहीं होता तो फिर क्या कर रहे हो? ऐसा क्या किया उन्होंने? मुझे एक बात बताइए कि ऐसा कौन सा नया काम कर दिया 70 साल में जो नहीं हुआ? साल में हमने स्टार्टिंग किया, ये चंद्रयान की जो है 11 साल पहले की योजना है। महत्वपूर्ण बात आपको बता, मोदी जी ने ऐसा नया कुछ नहीं किया, केवल भाषण जरूर दे रहे हैं, अगर करने को कुछ नहीं है। देखिए बात वो नहीं है, बात ये है कि अब इनको करना क्या चाहिए। मैं आपके यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेत्री बैठी है, मैं इनको यहाँ पर ये निवेदन, देखिए ऑब्जेक्शन मैं एक छोटा सा रोकना चाहूंगा, आप तो खुद भी एक शिक्षाविद भी हैं। ऑब्जेक्शन यहां आया, वर्तमान सरकार ने हाल ही में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत यह कहा कि गैर हिंदी भाषी राज्यों में भी माध्यमिक शिक्षा में आपको हिंदी अनिवार्य करना चाहिए। इसका विरोध हुआ, आपको मालूम होगा, खूब पेपर में नहीं, सुने अनिवार्य के लिए विरोध हुआ कि आप अनिवार्य नहीं करेंगे। खासकर साउथ में, दक्षिण भारत राज्यों में इसका विरोध हुआ। विरोध करने के बाद बैकफुट पे आना पड़ा, इसको विड्रॉ करना पड़ा। फिर कहा गया कि ऐच्छिक कर सकते हैं आप इसे, अनिवार्य मत करिए, क्योंकि वहां की जो रीजनल टंग है वो बड़ी मुश्किल होगी। अगर आज यहाँ के किसी स्कूल कहिए कि चलिए साहब आप तमिल को बोलना पड़ेगा आपको, या कन्नड़ बोलनी पड़ेगी आपको यहाँ पे, तो या बांग्ला बोलनी पड़ेगी आपको, तो ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। एक वजह से अब ऐसे ही वक्त में जब अमित शाह साहब का ट्वीट आ गया तो फिर विरोधियों को एक प्लेटफॉर्म मिल गया कि चलिए अमित शाह जानबूझ करके हिंदी को गैर हिंदी भाषी राज्य वहां थोपना चाहते हैं। विरोध यहां पे है। मैं बिल्कुल उसी बात पे आ रहा था। अब बात यह है कि ठीक है, सिलसिले को बीजेपी आगे बढ़ा रही है, लेकिन क्षेत्रीय भाषाओं को लेकर के मैं सारे बात नहीं करूंगा योगेंद्र जी। आज 60% भारत के अंदर हिंदी बोली जाने लगी है, 40% से कम भारत के अंदर हिंदी थोड़ी बहुत बोली जाती है। ऐसा नहीं है कि साउथ में केवल लोकल भाषा ही है, वहां हिंदी भाषी लोग बहुत अच्छी तादाद में वो हिंदी बोलते हैं, लेकिन उन राज्यों के अंदर हिंदी के प्रभाव के न होने के कारण बहुत सारी समस्याएं वहां देखने को मिलती है। मैं फिर कह रहा हूं, जहां जहां कांग्रेस नहीं है वहीं पर, चाहे आप तमिलनाडु की बात कर लो, चाहे पश्चिम बंगाल की बात कर लो, ये स्टेट ही हिंदी का विरोध करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि जिस दिन हिंदी यहां पर आ गई, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ही यहां पर टिक पाएगी। उनका एक राजनीतिक एजेंडा है
वो क्षेत्रीय भाषाओं को लेकर के भी लंबे समय से राजनीति करते आए हैं, लोगों को क्षेत्रीय भाषाओं में बेवकूफ बनाते आए हैं। अब वक्त आ गया है कि उनको एक राष्ट्रीय टंग के माध्यम से रचनात्मक धारा में लाया जाए। इसमें कांग्रेस भी, मैं कह रहा हूं, बहुत 70 सालों से प्रयास करती रही और निश्चित रूप से। लेकिन सर, आप ये बात तो कह रहे हैं, मैं एक बात जानना चाहता हूं, क्योंकि हमारे यहाँ पे हर चीज को, हर स्टेप को वोट की तराजू में तौल करके देखा जाता है। आज अगर कोई रीजनल पार्टीज इसका विरोध करती हैं, कितने लोग हैं जो बोल पाएंगे राष्ट्रीय स्तर पे कि नहीं नहीं विरोध होता रहेगा, ये जरूरी है? कितने लोग कह सकते हैं? बिल्कुल, यहाँ इनको क्या करना चाहिए, सबसे पहले जुडिशियली लैंग्वेज हिंदी करनी चाहिए पूरे इंडिया के अंदर। लोकल लैंग्वेज भी रख दे, जो भी फैसला आ रहा है उसमें लोकल, जो जैसे तमिलनाडु में तमिल भाषा के साथ में हिंदी, अंग्रेजी को हटा देना चाहिए इनको। मैं लोकल भाषा का विरोध नहीं कर रहा हूं, अंग्रेजी हटाकर उसके साथ में हिंदी को अनिवार्य कर देना चाहिए। चलिए, मैं लौटूंगा आपके पास में राजपुरोहित साहब, यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर, बात कर रहे हैं हम अमित शाह के हिंदी प्रेम की। अमित शाह ने ट्वीट के जरिए जैसे सुबह कहा कि आज हिंदी दिवस है, सबको शुभकामनाएं, यहां तक तो ठीक था। लेकिन जैसे ही अगली लाइन जोड़ी उन्होंने कि वक्त आ गया कि अब हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पहचान मिलनी चाहिए, जो हक है वो मिलना चाहिए, इसके लिए सभी जगह हिंदी बोले जानी चाहिए। और फिर दिल्ली के एक कार्यक्रम में उन्होंने इस बात को लेकर के फिर अपने उद्बोधन में इसका इंगित कर दिया। फिर क्या था, विरोधियों के जहन में ये बात उठी कि इसका विरोध होना चाहिए, कि देश में ये सब चीजें लागू नहीं हो सकती। अलग अलग भाषा के लोग हैं, उन्हें उसी अंदाज में जीने देना चाहिए। खैर, अमित शाह का अपना एक जो एजेंडा था उनका, या फिर किस मूड में उन्होंने कहा, बात यह निकल करके आ रही है कि हिंदी दिवस है। जब हिंदी दिवस है तो हिंदी के सम्मान में 4 शब्द बोले जाते हैं। हमारे यहाँ पे पखवाड़ा मनाया जाता है कि खासकर बैंकर्स मनाते हैं, टेलीफोन विभाग मनाता है, सरकार के और ऑफिस मनाते हैं। एक पर्दा छपवा रखा है वर्षों से, उस पर अगर कहीं समोसे की चाशनी भी लग रही हो, जलेबी की चाशनी, समोसे के अगर कुछ लग रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये हमारे यहाँ पे स्थिति, ये यहाँ से झलकता है हमारा हिंदी प्रेम। हिंदी मदर टंग है, हमारे दिल और दिमाग से आनी चाहिए, और ये रेस्पेक्ट है हिंदी के प्रति। केवल ये नहीं कि हिंदी पखवाड़ा, प्रेस के 4 लोगों को बुला करके आप उसमें भाषण दिया, किसी को पता भी, बहुत सारे लोगों को मालूम भी नहीं कि हिंदी सप्ताह क्यों मनाया जा रहा है, इसके पीछे लॉजिक क्यों है, क्या है। तो ये कोई मतलब नहीं है, बस एक हाँ हिंदी पखवाड़ा मनाना है। क्यों मनाना है कि सर्कुलर जारी हो रखा है ऊपर से ही, मनाइए साहब, लेकिन ये होना चाहिए दिल और दिमाग से कि हाँ बिल्कुल हिंदी हमारी मदर टंग है और हमें इसको रेस्पेक्ट वैसे ही देना चाहिए जिसका उन्हें हक है। चलिए, मैं आगे बढ़ूंगा और एक बार फिर राजपुरोहित साहब के पास में जाना चाहूंगा। राजपुरोहित जी, बात हिंदी की नहीं है, हिंदी की जो हिंदी की जा रही है। आजकल लोग कहते हैं कि देख मेरी हिंदी कर रहा है, यानी कि मेरी फजीयत कर रहा है। ये कहा जाता है, बहुत बार सुना होगा आप लोगों ने। क्यों हिंदी कर रहा है? क्योंकि ये हिंदी पखवाड़ा बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया जाता है कि हिंदी पखवाड़ा है, और ये एक सर्कुलर आएगा वहां से कि हिंदी, उस दिन तक तो हिंदी बोला जाता है और उसके अगले दिन से ही वो अंग्रेजियत शुरू हो जाती है। तो यहां ही बड़ी पीड़ा होती है। उस हिंदी के साथ में आप अन्याय कर रहे हैं। या तो होनी चाहिए हिंदी कि ऑप्शनल, आप हिंदी भी बात कर सकते हैं, आप इंग्लिश में भी बात कर सकते हैं, जिसकी जैसी हमारे पास में दोनों सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो यहां आकर के बड़ी तकलीफ होती है कि हम केवल एक दिन के लिए, जैसे किसी कोई महापुरुष है उसके लिए उस दिन तो सुबह से रात तक कुछ भी कर देंगे, ये कर देंगे, प्रभात फेरी निकालेंगे, रात तक किसी को कंबल बांटेंगे, किसी को खाना खिला देंगे, ये सब चीजें। उसके अगले दिन उनकी मूर्ति के ऊपर से कबूतर और कोए बैठते हैं तो उनको कोई भगाने वाला भी नहीं मिलता है। देखिए योगेंद्र जी, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ उस वक्त बहुत सी बातें हिंदुस्तान के भाषाओं को लेकर के फैसले लिए गए। कई भाषाओं को उसी दौरान अनुच्छेद के अंदर लिया गया। उनके डेवलपमेंट के लिए कई प्रकार के पुरस्कार घोषित किए गए, साहित्यकारों को बार बार सम्मानित किया गया। यहां तक तो ठीक था, लेकिन पूरे देश के अंदर एक प्रशासनिक भाषा के रूप में
उस वक्त निर्णय लिया गया हिंदी को स्वीकार करने के रूप में। ये एक लक्की कह सकते हैं, हिंदी की जगह कोई तमिल भी स्वीकार की जा सकती थी, लेकिन हिंदी उस वक्त स्वीकार करने का जो मूल कारण था वो ये था कि उस वक्त भी भारत के अधिकांश हिस्सों में हिंदी बोली जाती थी। तो हिंदी की सार्वभौमिकता को देखते हुए उस वक्त हिंदी को अपनाया गया और धीरे धीरे सरकारी कार्यालयों के अंदर हिंदी दिवस के दौरान, हिंदी दिवस के दिन या कुछ विशेष पखवाड़े के माध्यम से हिंदी को प्रमोट करने के लिए समय समय पर प्रयास होते रहे। चूंकि परंपरा थी, हिंदी दिवस के दिन सरकारी कार्यालयों के आगे बोर्ड लगा दिया, एक बैनर टांग दिया कि भाई आज हिंदी है, हमें हिंदी को अपनाना चाहिए। लेकिन जो आप फरमा रहे हो कि प्रैक्टिकली रूप से उसके अगले दिन हिंदी पर बात ना होकर के अंग्रेजी पे होने लगी थी। कारण कि जब भारत आजाद हुआ उस दौरान हिंदुस्तान के अंदर शिक्षा पद्धति में अंग्रेजी का बहुत बड़ा प्रादुर्भाव हो चुका था। मैं आऊंगा पुरोहित साहब, एक बार में श्याम जी हमारे साथ में आ गए हैं। श्याम जी, आपका स्वागत है। मैं जानना चाहता हूं कि अमित शाह ने मॉर्निंग में ट्वीट और उसके बाद में दिल्ली के कार्यक्रम में हिंदी के लिए जो उन्होंने कहा उसको मैं आपको नोटिस में सारा, लेकिन बस इसका विरोध शुरू हुआ। विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया। ये थोपा जा रहा है गैर हिंदी भाषी राज्यों पर। इसे थोपना कहें कि एक रेस्पेक्ट जो हिंदी का उन्होंने अपनी नजर से दिया वो माने इसे? देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि गृह मंत्री जी आज प्रोग्राम में थे, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि सभागार में ये कार्यक्रम हो रहा है, बल्कि आने वाले साल में इसको हम बड़ा खुले आंगन में और खुली जगह पर करेंगे जिससे कि हिंदी का सम्मान और बढ़ सके। उनका ये कहना नहीं था कि हिंदी के से ही सारा कुछ करना है, बाकी के लोग अपनी अपनी भाषाओं का सम्मान करें, उसको बढ़ाएं, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हिंदी एक सामान्य बोलचाल की भाषा हो, क्योंकि हिंदी राजस्थान और राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार में भी बोला जाता है, हरियाणा, बिहार, बहुत आधी से ज्यादा आबादी हिंदी के सहारे चलती है। मैं मानता हूँ कुछ तमिल में हो सकता हो, मराठी में कुछ हो, बाकी बंगाली कुछ हो, कुछ क्षेत्रों में उनका वर्चस्व है, लेकिन वहां पे हिंदी को माध्यम, बंगाल में हिंदी बहुत अच्छे से, तो इसलिए हिंदी का कोई विरोध नहीं करना चाहिए। दूसरों को खुद की भाषा विकसित हो, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी और उर्दू पूरक भाषा है। ऐसे नहीं कि हिंदी आपको अगर उर्दू बोलनी है तो हिंदी का सहारा लेना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि पूरी तरह से उर्दू बोलने के लिए भी कोई हिंदी के शब्द। देखिए मैं आज देख रहा था कि हिंदी का शब्दकोश जो है पहले 20,000 था और आज उसके शब्द 1.5 लाख करीब हो गए। तो हिंदी का विकास बहुत तेज। 176 देशों में 800 स्कूल और कॉलेज हैं हमारे भारत के अलावा, और वहां पर बड़ी हिंदी को मजबूती के साथ अपनाया जा रहा है, उसको समझा जा रहा है। मैं मान के चलता हूँ कि 2021 में जो कंप्यूटर पर जो हम काम करने वाले हैं, अन्य भाषाओं के बनिस्बत हिंदी का उपयोग सबसे ज्यादा होगा। ये आंकड़े बता रहे हैं इसमें, और क्योंकि 5 साल में हिंदी 22% बढ़ी है, तो हिंदी का विकास स्वतः ही हो रहा है। अब कुछ नेता चल रहा है जिसमें मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान नहीं है। नहीं, ये तो कि कांग्रेस का एजेंडा रहा है सर, ये कांग्रेस का नहीं। मैं तो आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप कहें कि पवार सिंह जी बहुत शांत बैठे हैं, आप इसको उत्साह मत देना इनको, ये भी मोदी जी की बड़ी उपलब्धि है। देखिए आप इसको अपने एजेंडा मत जोड़िएगा, उपलब्धि है उसे तो हमारे कार्यकाल में जोड़िए तो हमारी है। देखिए आज तो मैं कह रहा हूँ कि 14 सितंबर 49 में हम संविधान सभा ने इसको राज हिंदी भाषा का रूप देने का फैसला किया था। इसको हम राष्ट्रभाषा तो आज भी नहीं बना पाए। ये दुख सबसे सामने देश के सामने है कि हम राष्ट्रीय भाषा के रूप में इसको घोषित नहीं कर पाए। सबसे दुविधा के विषय तो ये होता है कि न्यायिक प्रक्रिया में हिंदी अपनाई नहीं जा रही, आज भी नहीं अपनाई जा रही। मातृभाषा तो कहा जाता है, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय भाषा जो कोई राजभाषा, देखिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कोई भी फैसला हिंदी में होता ही नहीं है, तो अंग्रेजी में चले गए। माइलॉर्ड को चले गए, 75 साल हो गए, अब चले गए वो। आप अपनी भाषा को हिंदी भाषा के अंदर वे क्यों नहीं अपनाना चाहते हो? आप वहां पे बैठ करके अंग्रेजी को ही क्यों अपनाना चाहते हो? हिंदी भाषी के एडवोकेट अगर प्रिपेयर होते हैं तो उनको निम्न दर्जा का माना जाता है कि आपको तो अंग्रेजी आती है, बोलना नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस देश में मैं मान के चलता हूँ 1953 में 14 सितंबर को हिंदी दिवस बनाने की घोषणा की थी। जब से शुरू किया गया है हिंदी दिवस बनाते हैं, क्योंकि हिंदी भाषी प्रदेशों के अलावा आप देखिए दूसरे राज्यों में देखिए, मद्रास में देखिएगा, बंगाल में देखिएगा, बाकी प्रांतों में हिंदी दिवस को बहुत
शान से बनाया जाता है। हम तो क्यों हिंदी बोलते हैं, इसलिए हमारे लिए हिंदी का महत्व इतना नहीं है। लेकिन हिंदी को सीखना और हिंदी को बढ़ावा देना हम सबका दायित्व बनता है कि हम राजस्थान में रहते तो अपनी राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने की बात कहते हैं, वो करें, कोई बात नहीं। आप लेकिन राजस्थान में राजस्थानी भाषा की वो स्थिति है कि आज भरतपुर के लोगों के लिए बता दो, अगर वो बाड़मेर की भाषा समझ जाए तो इसलिए कि बहरोड वालों को कह दो कि डूंगरपुर वालों की भाषा समझ जाओ, समझ में राजस्थान की भाषा को मान्यता मिले तो हम राजस्थानियों को कोई हम नहीं समझ पा रहे बाड़मेर की भाषा। नहीं, वो तो ठीक है, सिंधी मिक्स बोलते हैं। आप देखिएगा, हमको अगर मान्यता मिलती है तो हमको उस पर खुशी होनी चाहिए कि हमारी राजस्थानी भाषा भी कहीं एक जगह केंद्रित होकर के कहीं मान्यता तो मिली। हम ये नहीं चाह रहे राजस्थानी भाषा, बहुत सारी किसी एक भाषा को सर्वमान मान के अगर मिलती तो उसका महत्व हमको सबको देना चाहिए, क्योंकि हम राजस्थानी है। इस नाते से हमको राजस्थानी भाषा के ऊपर गर्व भी होना चाहिए। हिंदी, हम क्योंकि हिंदी भाषी है इसलिए हम हिंदी भाषा बोलते हैं, और क्योंकि हम हिंदी भाषा को इसलिए बढ़ाते हैं कि हमारा माध्यम हिंदी है, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी को बढ़ाते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि हिंदी को किसी की दया मेहरबानी की जरूरत नहीं है, ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित हो रही है और इसको अपनाने वाले, क्योंकि हमारे भाषी लोग 172 देशों में जब रह रहे हैं तो वो हिंदी को वहां पर बढ़ावा दे रहे हैं। वहां अपने आप में हिंदी बोलना उनको अच्छा लगता है, कोई अपनी स्थानीय भाषा को वहां बोलना इसको अच्छा लगता है। तो ये सारी चीजें विकसित अपने आप हो रही है और हमारा दायित्व जब बन जाता है कि हम किसी भाषा का विरोध नहीं करें। आप मुस्लिम हैं तो आप उर्दू का विकास करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप हिंदी को क्यों गलत मानते हैं? या मलयालम वाले मलयालम को बढ़ाए, कोई बात नहीं। आप देखिएगा भारत में 52.83% ये हिंदी बोली जाती है। बंगाल में 9%, पूरे बंगाल में अगर परसेंटेज लिया 9.72 है। मराठी 8.70 है, तेलुगु 8.11 है, तमिल 6.9 है और मलयालम 3.48% जी अपनाई जाती है। कुल मिलाकर के ये लगता है कि बहुत अमित शाह ने जो कुछ कहा उस पे ऐसा तो नहीं लगता कि रीजनल पार्टीज, खासकर जो रीजनल पार्टी है, लोगों ने उन्होंने ज्यादा विरोध किया है। उनका ऐसा एजेंडा तो नहीं है कि बिल्कुल अगर आज हम नहीं बोलेंगे, आज हम नहीं बोलेंगे तो फिर कलम कटघरे में होंगे कि आपने आपत्ति भी दर्ज नहीं कराई इसमें। देखिएगा, वो क्योंकि केंद्र सरकार का समर्थन कर रहे हैं और क्योंकि उनकी भाषा के कारण वो स्थानीय स्तर पर जीतते हैं, तो वो अगर कहेंगे कि हिंदी को बढ़ावा देंगे और हिंदी के साथ रहेंगे तो वहाँ के लोग, वहाँ की जवाबदेही मुश्किल होगी। जी, शिवदा भाई जी कुछ कह रहे हैं, बीच में विरोध कर रहे हैं। जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी, अमित शाह की जोड़ी ने जो फैसले लिए और जो कहा है, जो करके दिखाया है, हिंदी के रूप में कोई ज्यादा बड़ा फैसला नहीं लिया। जनरल बात कर रही हूँ। अपने क्या फैसले लिया आप बता दो। 22% बढ़ाना, कोई 22% में नहीं बढ़ा ना, वो तो अपना बढ़ रहा है, उसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है। आज देखिए, अशोक गहलोत ने भी कहा है कि जम्मू कश्मीर के मामले में पाकिस्तान ये नहीं समझ ले कि हमारा देश बटा हुआ है, हम सरकार के साथ खड़े हैं। आज उन्होंने अभी हिंदी दिवस पे बोला है और ये एक अच्छी शुरुआत होनी चाहिए कि हमारा मुख्यमंत्री भी इस देश के सरकार के साथ खड़ा है। अगर पाकिस्तान को भी देखा, स्वागत करिए आप, स्वागत कर दीजिए आप। स्वागत करना चाहिए। नहीं करिए तो आपने किया ही नहीं है। आपने मुख्यमंत्री जी ने आज हिंदी दिवस पे बोला है बिल्डर सभा। नहीं, उनका स्पीच है। मैं तो अभी सुन रहा था, मैं बोल रहा था। नहीं, उन्होंने कहा हिंदी से हम बढ़ भी सकते हैं। दूसरी बात कह रही हूँ कि इनको लगता है कि नरेंद्र मोदी या अमित शाह ने जो कहा वो करके दिखा देंगे। तो एक तरह से जिस तरह से विरोधी जो बोल रहे हैं उनको ये इकोनॉमी तो खराब हो गई, भय अंदर से बहुत खराब हो गई हो गया इनको। और जितनी रीजनल पार्टी है उनको स्पष्ट दिख रहा है कि अगर जैसा कि इनकी बात कर, आप सरकार में साथ ले रहे हो, ये मत कहो कि दिख रहा है। जिस तरह से नहीं साथ तो हो रहे, लेकिन तो आप उनको कहो कि भाई आप सुधरे हो। वोटों की आ गई ना, उनको लगता है वो जिंदा इसीलिए है, वो जिंदा क्षेत्रीय पार्टी अपनी भाषा की वजह से जिंदा है। अगर जैसे इन्होंने बिल्कुल सही कहा था कि आप भी सही कह रहे थे कि अगर बंगाल में भी हिंदी पहुंच गई या तमिलनाडु में भी हिंदी पहुंच गई तो भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व उसे नहीं हमने ये नहीं कहा, भारतीय जनता पार्टी को नहीं कहा, राष्ट्रीय पार्टियों का एजेंडा जिसमें काम हो गया। आप बोलिए, आप वापस बोलिए राष्ट्रीय पार्टियों की बात। हम क्षेत्रीय पार्टियों की बात कर रहे हैं जो देश के विकास के लिए घातक है, उनका यहाँ पर सत्यानाश होने वाला है, इसलिए वो क्षेत्रीय पार्टी उसका विरोध कर रही है। हाँ, ऐसे बोलिए आप, ऐसे बोलिए आप। तो मैं यही तो कह रही हूँ कि क्षेत्रीय पार्टी यही चाहती है, उनकी जो अस्तित्व है उनकी भाषा की वजह से, तो वो वही विरोध कर रहे हैं। बल्कि जो भी अगर इसका समर्थन करता है तो कहना चाहिए, करना ही चाहिए। राष्ट्रीय पार्टी
मतलब जितनी भी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी बोलते हैं वो दिक्कत क्या हो रही है आपको? पार्टी आप क्या राष्ट्रीय पार्टी खाली बीजेपी आज? नहीं, आपका कहने का मतलब हो गया कि बीजेपी राष्ट्रीय, कितनी पार्टियों का भी वो छिन गया राष्ट्रीय। आप बोलिए जितनी बची हो तो राष्ट्रीय है ना, मतलब आप उसको अभी से बाकी तो राष्ट्रीय है ना, सबका थोड़ी छीन लोगे। पार्टी हिंदी विरोधी है कि कम्युनिस्ट पार्टी वाले भी आते हैं? हम तो भाषा ही थोपने के विरोधी है, किसी के ऊपर नहीं थोपते हुए। हाँ, थोपना नहीं चाहिए, ऐच्छिक करना चाहिए। आज केरल में मैं आपको बताऊं, अगर कोई हिंदी सीखता तो उसको इंक्रीमेंट दिया जा रहा कर्मचारी को, अगर हिंदी में काम कर रहा है। ऐसा विरोधी नहीं है, लेकिन जबरदस्ती आप कहीं विरोध करोगे, भालोगे तो आपके लोग ही। आज आप मैं एक बात बताऊं, अगर बीजेपी की तमिलनाडु इकाई को बोलोगे हिंदी करनी है, वही विरोध करेगी, 100% करेगी जा रही है। नहीं, वैसे हिंदी जैसा आपने बताया धीरे धीरे एक देश में आने जाने से हमारे पहले मैं भी जाता था 20 साल पहले मैं जाता था, हम नहीं बोलते थे, ऐसा हिंदी बोलने लगे। आज हमारी कम्युनिस्ट पार्टी में आंध्र प्रदेश का लीडर आता है, वो हिंदी में चाहे 10 शब्द बोले वो तो कोशिश करता है, क्योंकि वो एक दूसरे से जुड़ने के लिए ऐसा नहीं है। मैं कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री की बात करूं, नरसिम्हा राव, HD देवगौड़ा, जो यूपीए सरकार के अंदर प्रधानमंत्री रहे थे, वो भाषण प्योर हिंदी में देते थे। उन्होंने सीखी है भाषा। नरसिम्हा राव तो बहुत हिंदी में, उन्होंने भाषा सीखी ना हिंदी, उन्होंने बहुत ही फराटेदार हिंदी में भाषण देते थे। वो साउथ से आते थे, साउथ से आते, लेकिन उन्होंने सबने हिंदी सीखी है, सीखनी पड़ेगी देश में। प्रणब मुखर्जी हिंदी जानते हुए भी नहीं बोलते। चंद्रबाबू नायडू वो भी साउथ बेल्ट से आते थे, और हमारे मनमोहन सिंह भी हिंदी जानते तो भी अंग्रेजी बोलते हैं। वो दुविधा की स्थिति, प्रधानमंत्री हिंदी उनका व्यक्तिगत नहीं, हमारे मैं आपको बताऊं, ज्योति बसु जो थे वो जयपुर में बहुत आए हैं, यहाँ पर हमारे हिंदी में बोलते थे, ऐसा कोई आपत्ति नहीं है इस बात को लेके। कभी किसी चीज से बनने के लिए कई सीखनी पड़ेगी। अभी मैं आपको बताऊं, हमारे जो है 16-17 भाषा जानते हैं, राष्ट्रीय नेता है वो 16-17 भाषा में स्पीच दे सकते हैं आज की तारीख में भी, ऐसा नहीं है कि वो नहीं दे, क्योंकि वो जरूरी है राष्ट्रीय लीडर के लिए। भाई ने एक बात कही कि डर विपक्ष को ये बात है, कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है। बताओ, ये अमित शाह की जोड़ी जो कुछ कहती है उससे कर भी देती है। ऐसा क्या कर दिया उन्होंने देश के लिए जो कर देगी? ऐसा क्या है? 370 धारा हटा के क्या हो गया देश का? क्या भला हो गया देश का? ये बता दो, कोई भला नहीं है। अभी नुकसान तो हुई, टेंशन बना हुआ देश के लिए, तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है देश में। तो आप देश में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, लाखों सैनिक आपने पटक रखे, तनावपूर्ण स्थिति बनी है। कर दिया है नहीं क्या सर, उन्होंने कहा है, आप उनका बयान पढ़िए। नहीं, हिंदी का समर्थन, लेकिन थोपने पर थोपने पर विरोध है, ऐसा कोई नहीं है कि हिंदी विरोध उन्होंने किया है। देखिए, बंगाल से ये विरोध नहीं है, हिंदी बहुत लोग बोलने लगे, हमारे दोस्त लोग रहते हैं, वोट चाहिए उनको मारवाड़ियों के, मारवाड़ी भी रहते हैं, राजस्थानी आज बड़ा बाजार है, बात करें हमारे बंगाल में हिंदी बोलने वाले भी बहुत बड़ी संख्या है, मैं जाता हूँ ना। सिलीगुड़ी में रहते हैं, वो ये कहता है कि धर्म, संस्कृति, भाषा, उसकी फ्रीडम है। हमारे संविधान में लिखा है ना कि आपको भाषा छूट है, आप जबरदस्ती नहीं थोप सकते। छूट है, लेकिन कहीं न कहीं हमें प्रशासनिक भाषा एक होनी चाहिए हिंदुस्तान। मतलब कोई कदम बोले आप तमिल भाषा कर दो, नहीं कर सकते, लोग लेकिन लोग नहीं है ना, संभव नहीं है। देखिए वो तो देखो सर, ऐसा है, लेकिन हिंदी पूरे हिंदुस्तान के अंदर आपको हिंदी बोलने वाला मिल जाएगा। चलिए, तमिल बोलने वाला, लेकिन वो तो दिख रहा है ना, 52% लोग, 53% लोग हिंदी बोल रहे हैं ना, तो बहुमत लोग तो बोल ही रहे हैं। 52-53% लोग हिंदी, आंकड़े बता दिए ना भाई साहब ने अभी, जो 52-53% लोग बोल रहे हैं हिंदी, और बढ़ा है 5 साल में, आंकड़ा और बढ़ेगा। ये तो धीरे धीरे क्या हो गया, अब एक दूसरी जगह नौकरियां करने के लिए जाना पड़ रहा है, तो आपको भाषा, आज बंगाली लोग राजस्थान में आ गए तो हिंदी बोलना सीख गए, वो राजस्थानी लोग बंगाल में चले गए, वो बंगाली भी सीख गए और हिंदी भी बोलते हैं, दोनों भाषा बोलते हैं। हिंदी के लिए पिछले 70 साल के अंदर जो प्रयास किए गए हैं, मैं धन्यवाद देता हूं कांग्रेस पार्टी को, जिसने पूरे हिंदुस्तान को एक भाषा के माध्यम से। अमित शाह भी तो बोल रहे हैं उसके लिए आगे। देखिए, अमित शाह भी आगे बढ़े, उससे धन्यवाद देता हूं मैं। 52%, अभी श्याम जी ने बताया 52.83%, यानी 47% लोग ही आज हिंदुस्तान के अंदर, वो भी अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। तो निश्चित रूप से कांग्रेस के प्रयासों से आधे से ज्यादा हिंदुस्तान अब एक भाषा को अपना चुका है। ये बहुत ही बड़ी, लेकिन बीजेपी के भी प्रयासों को आगे बढ़ाइए। बीजेपी का कहना है कि पूरे देश में बोली जानी चाहिए, वक्त आ गया है। बिल्कुल बोली जानी चाहिए, बहुत अच्छा, बहुत लेकिन अच्छा, जैसा मैंने इसका विरोध क्यों, जैसा मैंने आपको कहा ना योगेंद्र जी, कि कुछ जगह तो आपको ठीक करना ही पड़ेगा ना इसको। देखिए
भाजपा हमेशा से ही उत्तर भारत की पार्टी ज्यादा करके रही थी, हिंदी भाषी राज्य, हिंदी भाषी पार्टी रही है में और वगैरह में जा करके अपना वर्चस्व जमाने का उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भी गए हैं। तो ये कह रहे हैं कि क्योंकि वो उनका तो आत्मा तो जहाँ बसी हुई है उसको निश्चित रूप से बढ़ाना चाहेंगे वो। और वो आप देखेगा कि पार्लियामेंट में हिंदी भाषी लोग काफी लोग बनाए गए हैं, अब बाकी के लोग भी बने हैं, लेकिन ये पार्लियामेंट तो क्योंकि गुलदस्ता वो है जिसमें सारी भाषाओं का समावेश, सभी तरह के वहाँ तो क्योंकि 18 भाषाओं को मान्यता मिली हुई है और 18 भाषा में पार्लियामेंट में कोई भी स्पीच दे सकता है, पार्लियामेंट का मेंबर होता है। तो ऐसी स्थिति में हिंदी भाषी लोग काफी, अंग्रेजी भाषी बहुत सारे लोग बोलते हैं, पार्लियामेंट में बहुत लोग बोलते हैं, लोगों को वाक्यों की समझ में कहीं आती नहीं आती, लेकिन वो बोलते हैं, उनको ट्रांसलेशन करके दिया जाता है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये राष्ट्र निश्चित रूप से कहा जा सकता है, क्योंकि अब वो तो बीजेपी तो हिंदुत्व के रूप में अपनाते तो हिंदू राष्ट्र, तो क्या हिंदुत्व की भाषा हिंदी हो गई? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ। देखिए, ये हिंदुत्व की भाषा नहीं है, हिंदू पूरे हिंदुस्तान की भाषा है। आप सुनिएगा, मैं एक बात, मेरी बात तो मैंने बात को काटा नहीं आपके, मेरी बात तो हिंदी को हिंदुत्व से जोड़ा है। मैं कह रहा हूँ अभी सील दबाजी ये बीजेपी वाला दावा आप पूरी बात नहीं सुने, वो अलग कह रहे हैं। देखिएगा कि क्योंकि वो जिस प्रकार की पार्टी में जिस प्रकार का वर्चस्व आज भी बीजेपी में जो लोग हैं उसमें है, हिंदी भाषी लोग ज्यादा है, और क्योंकि उनका क्या नहीं, अब देखिएगा वेंकैया नायडू साउथ से है, तो वो हिंदी में बोलते हैं, हमेशा बहुत बोलते हैं वो, क्योंकि दिल्ली में पढ़े रहे, उसके बाद वो सीखे सारी बातें करके, तो वो सबसे पहले हिंदी विरोधी के रूप में खड़े हुए थे, फिर हिंदी के बाद पक्ष में खड़े हुए। हिंदी जब हिंदी छात्र नेतागिरी करते थे तो वो खुद अपने मुंह से बोले थे कि मैं हिंदू का विरोध करने के लिए मैं छात्र नेता में आया था बन करके, लेकिन आज मैं हिंदी को अपना करके बोल रहा हूँ, क्योंकि देश का नेता बनने के लिए हिंदी को सीखना बहुत जरूरी है। ये है, इसलिए अमित शाह कहते हैं कि क्योंकि मैं देश का नेता बनाऊं, हिंदी के कारण बनाऊं। वो गुजराती होने के बाद भी बयान दे देगी, अरे तो हिंदी हमारे हिंदुत्व की भाषा है। नहीं, आप देखिएगा प्रधानमंत्री भी गुजरात से आते, देखिए प्रधानमंत्री भी गुजरात से आते, इन्होंने गांधी को छीन लिया, कांग्रेस गुजराती थी, आज वो हिंदी के पटेल को छीन लिया, गांधी तो लीजिए, इन्होंने गांधी को छीन लिया, पटेल को छीन लिया, हिंदी को छीन लेंगे। नहीं, अब क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों गुजराती भाषा के मूल रूप से बोलने वाले आज हिंदी को बड़ी तरीके से अपनाते हैं और बोलते हैं, तो इसलिए हिंदी अपनाने के लिए पूरे देश में छाने के लिए हिंदी का जानना जरूरी है। इसलिए आज अमित शाह ने जो कुछ कहा, वो कहते हैं कि हिंदी भाषा का विरोध नहीं होना चाहिए, बल्कि बाकी भाषा उसके साथ साथ पनपे, उनको किसी का एतराज नहीं है, कोई भी तमिल भाषा हिंदू, बंगाली भाषा पनपे, लेकिन मलयालम भाषा हिंदी को जगह मिलनी चाहिए, हिंदी को जगह मिलनी चाहिए, स्थान है उसको बढ़ाना चाहिए। श्याम जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, यहाँ मैं भी कहीं देख रहा था, विरोध इस बात को लेकर के भी हुआ कि हाल ही में जब एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव किया जा रहा था, तो उसमें कहा गया है कि गैर हिंदी भाषी राज्यों के अंदर भी हिंदी को माध्यमिक शिक्षा में अनिवार्य करिए, कंपलसरी करिए। यहाँ विरोध हुआ, विरोध इस स्तर के ऊपर हुआ कि बीजेपी के कई नेताओं को खुद को विरोध करना पड़ा। जैसे मैंने कहा ना कि हम हर चीज को वोट की तराजू में देख करके चलते हैं, अगर आज हम विरोध नहीं जताएंगे तो कल हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। ये बड़ी अजीब गरीब स्थिति है और सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा, जो कंपलसरी करने जा रही थी उसको विड्रॉ करना पड़ा कि नहीं कर सकते। ये देखिएगा, मैं कई बार पार्लियामेंट में बहस सुनता हूँ तो मराठी में जो पूनम महाजन बोलती है कि मैं मराठी बोलती थी, मराठी में पढ़ाई की, लेकिन मैं पार्लियामेंट में आकर के हिंदी बोलना सीखी और बोल रही हूँ आज। इसी प्रकार से मद्रास से आने वाले, तमिलनाडु से, बाकी सब जगह। एक बात और मैं पूछना चाहूंगा यहाँ पे, देखिए एक बड़ी बात यह है कि हिंदी को एक सूत्र में पिरोने के लिए हिंदी की आवश्यकता है, क्योंकि वो माला एक हिंदी बन सकती है। लेकिन अदालत ने दिल्ली में एक अभी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूछा है कि कॉमन सिविल कोड का क्या स्थिति है, क्यों लागू नहीं हो पाया आज तक। क्योंकि हम हिंदी की ओर तो जा रहे हैं, क्योंकि इसकी चर्चा बीजेपी बहुत बार कर चुकी है, लेकिन अदालत ने बाकायदा पूछा कि गोवा में लागू हो गया जब पुर्तगाली थे, उसके बावजूद भी, और आज हिंदुस्तान में से कॉमन नहीं बनाया जा सका। देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि अभी अब राज्यसभा में इनका बहुमत आया है, 370 धारा को तो बड़ी मुश्किलों से प्रस्ताव को पारित करा पाने में सफल हो पाए। अब क्योंकि ये भी चीज अलग तरह की है, क्योंकि इसमें निश्चित रूप से अलग अलग वर्गों का आकर के इसमें विवादित तो बनेगा, लेकिन क्योंकि बहुमत जब इनका होगा तो पारित होने में संभावना लगती है। तो सिविल कोड अगर आ जाएगा तो समानता का सारी चीज आ जाएगी, फिर वो किसी को
विशेष वर्ग वालों को विशेष तगमा नहीं मिल पाएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि बहुत सारी चीजें देश में चर्चा का विषय होनी चाहिए। इसकी बिल्कुल राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर चर्चा होनी चाहिए ऐसे मुद्दों पर। तत्काल उसको लागू कर देने की स्थिति नहीं होनी चाहिए। वहां क्या रिजल्ट निकल के आता है उसके बाद में उसको, क्योंकि गोवा में आज है ये पोजीशन, वहां सबके लिए, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, वहां दहेज, मैरिज, बच्चे, सबके लिए पॉलिसी बनी हुई है। देखिए वहाँ संख्या की दृष्टि से बाकी के लोग कम है और वो लोग ज्यादा है। हाँ। इसलिए उसने सम्मान को अपनाया है तो उसको देश भी अपनाएगा। भंवर सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगा कि कॉमन सिविल कोड को लेकर के आप लोगों का काफी विरोध रहा है इस पे, लेकिन अदालत ने अब सरकार से पूछा है। नहीं, सरकार से पूछा वो ठीक है, लेकिन आपने जैसा श्याम जी ने भी कहा ना कि आसान विषय नहीं है ये। देश में आपका संविधान बहुत चीजों की आपको छूट देता है भारत के अंदर नागरिक को, तो वो संविधान के तहत ही वो चल रही है। आपको धर्म की छूट है, एक सेक्युलर कंट्री है, तो आप जबरदस्ती किसी पे धर्म नहीं थोप सकते, आप भाषा नहीं थोप सकते, ये हमारा संविधान बोलता है ना। तो संविधान को बदलने की बात है ना, तो ये आसान नहीं होगा। कोई भी पार्टी के लिए आसान नहीं है कि आप देश के संविधान को बदल दें। सुप्रीम कोर्ट ने तो ठीक है, किसी ने PIL लगा दी या किसी ने रिट याचिका लगाई, वो सरकार को नोटिस जारी कर देती है, पूछते कॉमन सिविल कोड पे आप क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन ये कोई आसान विषय नहीं है, देश में इससे भी हाहाकार मचेगा, ये ठीक नहीं हो। 3 तलाक वाले मामले में सजेशन दिया था लागू होगा, इसलिए अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ कहेगा तो, क्योंकि पूछा बाकायदा कि गोवा में जब लागू हो रहा है तो सरकार क्या कर रही है, लाएगी और चर्चा में लाएगी। आपके पास आना चाहूंगा, परिणाम क्या होता है? निश्चित तौर पर हिंदुस्तान के अंदर जो हमारा संविधान लागू हुआ था वो उस वक्त की परिस्थितियों के अनुसार, उस वक्त की आवश्यकताओं के अनुसार बहुत सी बातें ऐसी लिखी गई थी। आज उनमें सुधार की, परिवर्तन की गुंजाइश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें नए जमाने के अनुसार, नए समय के अनुसार, आज की आवश्यकता के अनुसार संविधान में कुछ आमूलचूल परिवर्तन करने पड़ेंगे और करने चाहिए, हो भी रहे, और वो आज की आवश्यकता बन चुकी है। संशोधन तो बहुत हो चुके हैं संविधान बनने के बाद, हम विकसित होंगे, संशोधन तो बहुत होते गए, हमें विकसित बहुमत की जरूरत है। हमें विकसित होने के लिए और उसको प्रमाणित करने के लिए बहुत से परिवर्तन आज नितांत आवश्यक है, और यहाँ दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को इसके लिए अपनी अपनी सरकारों के माध्यम से प्रयास, और भी राष्ट्रीय पार्टी दो ही नहीं, और भी क्या बात करते हैं, खत्म हो गया ना ना, हमारी पार्टी का नहीं हुआ खत्म। सुनिए, हाँ जी जी, मोदी जी ने कहा था कि ये 100 दिन का टेलर है, 5 साल की फिल्म अभी आनी बाकी है। वो फिल्म नहीं देखना चाहते कोई भी आपकी, सबने मना कर दिया है फिल्म। नहीं, देश को बर्बाद कर दिया, आर्थिक रूप से बेरोजगारी की हालत, सारे उद्योग धंधे ठप कर दिए। ये धर्म के नाम अभी पता दिल्ली में, दिल्ली के अंदर दिल्ली के व्यापारियों का भी परसों प्रदर्शन था, सरदार लोग हैं वो जो आपके बड़े सपोर्टर हैं, बोला बर्बाद कर दिया इन्होंने 370 धर्म जाति है, बोला सत्यानाश कर दिया सरकार ने। बोला वो सरदार लोग थे 100%। वो कह रहे हमारा व्यापार 45 साल में हमने भुखमरी नहीं देखी जो इस सरकार में देख रहे हैं। बीजेपी में गालियां दे रहे थे बीजेपी सरकार को, इसलिए बहन मत माने आपको सब केवल एक छद्म राष्ट्रवाद की वजह से जो आपको बहुमत मिल गया वो ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। अभी वो स्थिति नहीं है। भारत पाकिस्तान के नाम कब तक सत्ता चलाओगे, कब तक 370 के नाम मुट्ठा सेकोगे, ज्यादा दिन नहीं सीखने वाला है। लोगों को रोजगार चाहिए, विकास जो आपने कहा वो बर्बाद कर दिया। अभी आप पढ़िए 3.5% है आपकी ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ 3.5% है। अभी IMF ने बोल दिया कि भारत पीछे जा रहा है, भारत पीछे। IMF का बयान अभी कल गई, IMF का बयान है कि भारत पीछे जा रहा है। जो आपको कर्जा दे रहे हैं वो आपको दे रहे हैं 45% कर्जा बढ़ा दिया देश को। ये भी बताओ देश को, मैं रोकना चाहूंगा देश को बताओ कि 45% कर्जा बढ़ा दिया देश को। राजनीतिक दलों को एक्शन का रिएक्शन करने का इंतजार होता है। शायद यही वजह है कि जब अमित शाह ने ट्वीट किया या फिर जब हिंदी दिवस के ऊपर दिल्ली में अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा कि अब वक्त आ चुका है कि एक माला में पिरोने के लिए हिंदी की अनिवार्यता जरूरी है, या फिर कहें कि उसे सब जगह बोला जाना चाहिए, इसकी आवश्यकता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम हमारी पहचान बना सकें एक राष्ट्रभाषा के रूप में। वो वक्त अब आ चुका है। इस पर विरोध किया, मैंने आपको मजमून के जरिए भी सुना है, और यही वजह रही कि कुछ विवाद इसमें पैदा हुआ। खैर, देखना है कि अब ये स्टेप कितने आगे तक जाता है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।